Hello and welcome to my YouTube channel Scholars and Curious. And physics is obviously for curious ones. मैं मोनिका श्रीवास्तव सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेक्चर नंबर 6 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये आज का हमारा सॉलिड स्टेट फिजिक्स वीडियो लेक्चर्स की सीरीज में 6 नंबर का लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट फोनोन्स, लैटिस वाइब्रेशंस, थर्मल लैटिस वाइब्रेशंस एंड द टाइप्स ऑफ लैटिस वाइब्रेशंस की। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ। सो वी विल स्टार्ट विद द लैटिस डायनामिक्स। सी फ्रेंड्स, जब हम वेव्स की बात करते हैं तो अगर हम मैकेनिकल वेव्स की बात कर रहे हैं, सो वेव्स आर गोइंग इन अ मीडियम और वी आर गेटिंग सम पैटर्न्स एंड वी कैन वॉच द ऑब्जेक्ट्स बिकॉज द सन रेज आर कमिंग एंड दे आर फॉर्मिंग द इमेज। सो देयर आर वेरी टाइप्स ऑफ रेज। इन दिस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट साउंड वेव्स। We will talk about phonons। हम बात करेंगे कि अगर किसी लैटिस में कोई वेव चलती है तो वो कैसे चलेगी, वो अपना क्या इफेक्ट रखेगी, हमें क्या क्या वो जानकारियां दे सकती है। इस सब को अगर हम पढ़ते हैं तो हम लैटिस डायनेमिक्स की बात करते हैं। सो द डायनेमिक्स ऑफ वेव्स और वेव मोशन इन अ लैटिस। So in this we are concerned with the spectrum of characteristics vibrations of a crystalline solids। कोई भी वेव किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में चलने के लिए there are particular vibrations so that waves can generate, which leads to understanding of the conditions for wave propagation in a periodic lattice। The energy content, हमें एनर्जी कंटेंट का भी पता चलेगा इससे। द स्पेसिफिक हीट ऑफ लैटिस वेव्स, ऑब्वियसली वी कैन नो दिस। द पार्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वांटाइज्ड लैटिस वाइब्रेशंस लाइक फोनोन्स, consequences ऑफ एन हार्मोनिक कपलिंग बिटवीन एटम्स। तो ये सारी जो जानकारियां हैं ये हमें लैटिस डायनेमिक्स के थ्रू मिलती हैं। Now we are starting with lattice vibrations and we will talk about phonons। So friends, what are the phonons? आपने photons नाम जरूर सुना होगा in previous classes। photons हमने बहुत पढ़े हैं। photons are the quantas of electromagnetic waves as we know from previous classes। Now what are the phonons? phonons मैं बता देती हूँ friends। phonons की बाकी सभी qualities photons जैसी ही हैं, but it is the quanta of sound wave। so हम फोनोन कब काम मिलेंगे? जब हम साउंड वेव्स की बात करेंगे। so basically phonons are the quanta of sound waves। और जब हम किसी लैटिस की बात करेंगे, as we all know that in solid state physics we only focus our concentration on solid crystals and lattices। so जब हम लैटिस की बात करेंगे तो लैटिस में जो वेव्स जनरेट हो रही हैं दोज आर स्पेसिफिकली साउंड वेव्स, और हमें उनका स्टडी करने के लिए फोनोन्स का बहुत अच्छे से स्टडी करना जरूरी है। सो फ्रेंड्स, ओनली फॉर फोनोन्स मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेक्चर भी लेकर आऊंगी जिसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ फोनोन्स से स्टार्ट करेंगे, फोनोन्स की प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, फोनोन्स की हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, एवरीथिंग देयर विल बी ऑन दैट लेक्चर सून। आपके लिए वो लेक्चर अवेलेबल होगा, बट इसमें हम फोनोन्स के बारे में ज्यादा बात ना कर लैटिस वाइब्रेशंस और द वेव्स जनरेटिंग इन द लैटिस, उनकी हम बात करेंगे। So basically what are mechanical waves? Mechanical waves are waves which propagate through a material medium at a wave speed which depends on the elastic and inertial properties of that medium। सो मैकेनिकल वेव्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। मैकेनिकल वेव्स जो हैं हमने पढ़ा भी है कि देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ वेव मोशन।
जो कि आपको यहाँ शो हो रहा है डायग्राम्स में, द वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड द अनदर वन इज ट्रांसवर्स वेव। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं फ्रेंड्स? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर दोज वेव्स विच हैव द वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। सो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि इनका जो वाइब्रेशन है वो propagation of wave के just perpendicular है। so basically these are the longitudinal waves pattern and इसी के नीचे आपको ट्रांसवर्स वेव का पैटर्न भी शो हो रहा है which is like, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ इस तरह। so इनका what are transverse wave? Transverse waves are those who can scatter in all the directions and move with a wave packet considering the vibrations in all the directions of propagation of the wave. So basically these are the transverse waves. Now हम बात कर लेते हैं लैम्डा की। किसी भी वेव के लिए लैम्डा हम कैसे मेजर करते हैं? अगर आपने पढ़ा है तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज लैम्डा, ये जो डिस्टेंस है दिस इज लैम्डा, दिस इज अनदर लैम्डा एंड सो ऑन। सो इफ इट कॉरस्पॉन्ड्स टू द एटॉमिक वाइब्रेशंस विद अ लॉन्ग लैम्डा, अगर आपका वेव का लैम्डा ज्यादा है मीन्स लैम्डा इज ग्रेटर देन ए क्या है? हमारा लैटिस कांस्टेंट है। जब हम लैटिस की बात कर रहे हैं तो there are presence of atom and we are considering lattice। so अगर हमारा वेव जो आ रही है उसका लैम्डा ए से बहुत ज्यादा है, so there will be no scattering due to the presence of atoms। तो एटम्स के प्रेजेंट होने की वजह से कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी। ये बातें आपको आगे और भी अच्छे से समझ में आएंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन दी क्रिस्टल डायनेमिक्स। क्रिस्टल डायनेमिक्स में हम किसी क्रिस्टल में चलने वाली वेव्स की बात करेंगे। सो बेसिकली जब हम किसी क्रिस्टल में या लैटिस में वेव्स एंटर करवाएंगे, वो वेव्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं। वैसे हम लोग जो जिसका स्टडी करेंगे, जिसकी वजह से ज्यादातर वेव्स जनरेट होती हैं, दोज आर थर्मल मेथड्स, थर्मल वाइब्रेशंस वी विल बी कंसिडरिंग। सो आगे मैं आपको बताऊंगी। Crystal dynamics or analysis will be restricted to the lattice vibrations of small amplitude, basically small amplitude. Since the solid is then close to a position of stable equilibrium, its motion can be calculated by a generalization of the method used to analyze a simple harmonic oscillator. सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का कॉन्सेप्ट हम मींस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो एनालाइजिंग मेथड है उसी को हम यहाँ जनरलाइज करेंगे। बेसिकली जिस स्मॉल एम्पलीट्यूड को हम कंसीडर करेंगे, दैट स्मॉल एम्पलीट्यूड लिमिट इज नोन एज हार्मोनिक लिमिट। नाउ in the linear region means the region of elastic deformation। इलास्टिक डिफॉर्मेशन फ्रेंड्स क्या है? आपको एक स्प्रिंग के एग्जांपल से मैं आगे बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। In the region of elastic deformation, the restoring force on each atom is approximately proportional to its displacement, जो कि आपने पढ़ा भी है in previous classes, Hooke's law। Basically proportional to its displacement, ठीक है, the force on each atom, this is Hooke's law। There are some effects of non-linearity or anharmonicity for larger atomic displacements, obviously there will be। So these are some facts of crystal dynamics। Now अगर हम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करेंगे, अगर हमने एक क्रिस्टल के किसी एक एटम को एक हार्मोनिक ऑसिलेटर मान लिया है। हार्मोनिक ऑसिलेटर बेसिकली क्या होता है? जो आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, वो किस तरह से मूव करता है? इस तरह से मूव करता है। उसकी पोजीशनिंग जो है वो यहां से यहां तक कंस्ट्रेंट रहती है, ठीक है, वो इस तरह से मूव करता है घड़ी का पेंडुलम। इस तरह के मोशन को हम हार्मोनिक मोशन कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जो पार्टिकल इस तरह का मोशन करता है उसे हम हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। कुछ इस तरह का ही मोशन एटम्स के साथ भी होता है, वो इस तरह से मूव करते हैं, कभी यहां कभी यहां। ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन है एंड राइट लेफ्ट इस तरह से
जो है वाइब्रेट करता है, एटम इस तरह से वाइब्रेट करता है बेसिकली, तो इसको हम हार्मोनिक मोशन की तरह कंसीडर कर रहे हैं। तो जो हमारा एटम हो गया वो हो गया हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ऐसे किसी भी हार्मोनिक ऑसिलेटर की हमें एनर्जी पता होनी चाहिए। बेसिकली आपने अगर प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है तो द एनर्जी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो कुछ इस तरह का होगा फ्रेंड्स, अगर आपको याद आ रहा हो, अदरवाइज आपसे नोट कर लीजिएगा। ई एन इक्वल्स टू एन प्लस हाफ एच कट ओमेगा, विच इज द एनर्जी ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। Now, below it is showing a energy graph. आप देख रहे होंगे कि there are various energy levels. Some of the levels are shown, and the difference between these energy levels is the same, which is h cut omega. तो friends, ये कैसे आया मैं आपको बता देती हूं। आप जब ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करेंगे तो आप क्या कीजिए, n इक्वल्स टू 0 रखिए। तो इस फॉर्मूला में जब हम n इक्वल्स टू 0 रखते हैं तो E0 इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ एच कट ओमेगा ना। सो दिस 0 प्लस हाफ एच कट ओमेगा क्या बन गया, हाफ एच कट ओमेगा। तो सपोज कीजिए जो ग्राउंड स्टेट जो है इसकी एनर्जी है हाफ एच कट ओमेगा। नाउ वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो हम क्या करें, n इक्वल्स टू 1 रखते हैं। नाउ E1 क्या आ जाएगा, 1 प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, 3/2 एच कट ओमेगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या था हमारा, हाफ एच कट ओमेगा। फर्स्ट वाला क्या आ गया, 3/2 एच कट ओमेगा। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना रहा, 3/2 एच कट ओमेगा माइनस 1/2 एच कट ओमेगा, एच कट ओमेगा। दिस विल बी द डिफरेंस। सो दैट इज वाई अगर आप आगे n इक्वल्स टू 2, 3, 4 रखेंगे तो आगे भी आपका जो डिफरेंस रहेगा वो h कट ओमेगा ही मेंटेन रहेगा। नाउ it is possible to consider En as constructed by adding n excitation quanta each of energy h cut omega to the ground state. So basically ये चीज बताता है कि अगर आपके पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी है E0 इक्वल्स टू हाफ एच कट ओमेगा, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप n इक्वल्स टू 0 रख देंगे तो आपके पास जो आएगी वो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो आपकी E0 इक्वल्स टू हाफ एच कट ओमेगा, उसमें आपको फर्दर एक्साइटेड स्टेट बनाने, जैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो आप क्या कर दीजिए, जस्ट एच कट ओमेगा जोड़ दीजिए। सेकंड एक्साइटेड स्टेट एक एच कट ओमेगा और जोड़ दीजिए। थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड सो ऑन। और अगर इस तरह से आपने एन एक्साइटेशन क्वांटा ऑफ एनर्जी यानी एन टाइम्स एच कट ओमेगा को जोड़ दिया तो आपको nth एनर्जी स्टेट मिल जाएगी। सो बेसिकली ये है कि En जो है यहाँ पे h कट ओमेगा जो हो गया वो हो गया इस एनर्जी का एक क्वांटा, En का एक क्वांटा हो गया h कट ओमेगा, जो अगर प्रीवियस स्टेट में जुड़ रहा है तो हमें नेक्स्ट स्टेट मिल रही है। नाउ अब हम एक छोटा सा केस देख लेते हैं। ए ट्रांजिशन फ्रॉम अ लोअर एनर्जी लेवल टू अ हायर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन। So this is our lower energy level and this is our higher energy level. So we are going from this to this one. So delta E will be N2 plus half h cut omega. This we are considering N2 and this is N1. Minus N1 plus half h cut omega. So इसको जब हम solve करते तो delta E आ रहा है अपना N2 minus N1 h cut omega. Basically N2 माइनस N1 को अगर आप यूनिटी मान लें 1, N2 माइनस N1 इफ इक्वल्स टू 1, देन हमें क्या मिल रहा है, h कट ओमेगा। अगर ऐसा होता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन टेक्स प्लेस। अगर ऐसा होता है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ फोनोन टेक्स प्लेस मीन्स फोनोन का क्या होता है, एक फोनोन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। कब, जब हम लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर चलते हैं। चलिए अब एक केस और देख लेते हैं। द कन्वर्स ट्रांजिशन मीन्स अब हम क्या कर रहे हैं, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आ रहे हैं, मीन्स N2 से N1 पर आ रहे हैं। तो क्या होगा हमारे पास, इमिशन ऑफ फोटोन विद एन एनर्जी h कट ओमेगा विल टेक प्लेस। तो जस्ट उल्टा हमें रिजल्ट मिलेगा। यहां देखिए जब हम लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पर जा रहे थे तो एब्जॉर्प्शन ऑफ
phonon will taking place. Now जब हम higher energy level से lower energy level पर जा रहे हैं तो emission of phonon will take place with the same energy h cut omega. Now, phonons are quanta of lattice vibrations with an angular frequency of omega. Phonons are not localized particles. These are some properties of phonons. Its momentum is exact, but position cannot be determined because of the uncertainty principle. इनका momentum exact होता है लेकिन position हम determine नहीं कर सकते. क्यों? Uncertainty principle is there. However, a slightly localized wave packet can be considered by combining modes of slightly different lambda and omega. ये properties भी हम phonon का जो video आएगा उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे. Now, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वेव्स एंड वेव पैकेट्स की. कभी कभी स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है, तो आपको मैं इस एक स्क्रीन के थ्रू ये समझाने की कोशिश करती हूँ. Assume waves with the spread of k of pi upon 10a. So this wave packet will be localized within 10 unit cells. If here is 10, then it will be localized within 10 unit cells. Now, this wave packet will represent a fairly localized phonon moving with group velocity d omega upon dk. ये जो wave packet है with the spread of k, ये किस ग्रुप वेलोसिटी से मूव करेगा? d omega upon dk वेलोसिटी से मूव करेगा. Such phonons can be treated as localized particles within some limits. नाउ मैंने आपको कहा था कि हम जब लैटिस वाइब्रेशंस की बात करेंगे तो वी विल इंक्लूड थर्मल एनर्जी. एटम्स वाइब्रेट अबाउट द इक्विलिब्रियम पोजीशन. दे प्रोड्यूस वाइब्रेशनल वेव्स. दिस मोशन इज इंक्रीज्ड एज द टेम्परेचर इज रेज्ड. जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से एटम का डिस्प्लेसमेंट है इसका जो रेशियो है बढ़ता जाएगा. In a solid, the energy associated with this vibration and perhaps also with the rotation of atoms and molecules is called as thermal energy. जो एनर्जी हम यहाँ पर कवर करेंगे that will be the thermal energy. जब हम गैस की बात करते हैं तो इस एनर्जी में कौन सी एनर्जीज और कंट्रीब्यूट करती हैं? ट्रांसलेशन मोशन एंड ट्रांसलेशनल मोशन जो होती है एटम्स का और मॉलिक्यूल्स का, वो इसमें कंट्रीब्यूट करती हैं. Therefore, the concept of thermal energy is fundamental to an understanding many of the basic properties of solids. Which basic properties are those? Like, what is the value of this thermal energy? How much is available to scatter a conduction electron in a metal? Since this scattering gives rise to electrical resistance, the energy can be used to activate a crystallographic or magnetic transition. ठीक है, वो एनर्जी जो है वो क्रिस्टलोग्राफिक और मैग्नेटिक ट्रांजिशन को एक्टिवेट करने में भी यूज में आ सकती है. हाउ द वाइब्रेशनल एनर्जी चेंजेस विद टेम्परेचर. सिंस दिस गिव्स अ मेजर ऑफ हीट एनर्जी व्हिच इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल. Now, recall that the specific heat or heat capacity is thermal energy. स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी की थर्मोडायनेमिक्स का जो वीडियो लेक्चर सीरीज था मेरा, उसमें मैंने बात की थी. याद कीजिए कि हमने उसमें क्या पढ़ा था. बेसिकली स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी इज थर्मल एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास और 1 ग्राम मोल बाय 1 केल्विन. यही चीज थी. We are likely relating these both energies. Now, let me come to the Hooke's law. क्योंकि जब हम लैटिस वाइब्रेशन की बात करेंगे तो एटम्स का जो वाइब्रेशन होगा वो हुक्स लॉ को फॉलो करेगा. सो बेसिकली हुक्स लॉ जो है, अगर आपने एक स्प्रिंग देखी हो तो आप देखेंगे कि आपने स्प्रिंग को खींचा और उसे छोड़ दिया तो वो अपनी प्रायर शेप में आ जाती है, जैसा वो पहले थी वैसा का वैसा. अगर हम उसे ज्यादा जोर से खींचते हैं तो वो थोड़ी लंबी हो जाती है, मीन्स अब वो डिस्टॉर्ट हो गई. अगर हम पूरा जोर लगा देते हैं और इस स्प्रिंग को सीधा कर देते हैं तो क्या वो अपनी पहले वाली शेप में जाएगी? नहीं जाएगी. हम क्या करें, अगर फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो डिस्टॉर्शन ज्यादा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है, स्ट्रेचिंग ज्यादा हो रही है.
अगर हम कम फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी इलास्टिसिटी बरकरार है, वो पहले जैसी अपनी शेप को रीगेन कर रही है। नाउ one of the properties of elasticity is that it takes about twice as much force to stretch a spring twice as far. जितना आप उसको स्ट्रेच करोगे उतना आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। So there is a linear dependency. That linear dependence of displacement upon stretching force is called Hooke's law. क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा कब? जब फोर्स बढ़ेगा। तो क्या हो गए दोनों आपस में? डिपेंडेंट हो गए। तो बेसिकली यही हमारा हुक्स लॉ है, दैट इज फॉर स्प्रिंग एफ स्प्रिंग इक्वल्स टू माइनस के एक्स, वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। और आप देखिए, जब आपने एक स्प्रिंग से यहां पर एक मास लटका दिया है, सम मास m, तो इस मास के वेट की वजह से ये स्प्रिंग नीचे की तरफ जाएगी। हमने क्या किया? मास को दुगना कर दिया, बढ़ा दिया, तो अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। अभी यहाँ x हो रहा था डिस्प्लेसमेंट, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर 2x है। सो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हुक्स लॉ। और ऐसा ही होता है हमारे साथ, ऐसा ही होगा जब हम लैटिस वाइब्रेशंस की बात करेंगे। द पॉइंट एट विच द इलास्टिक रीजन एंड्स इज कॉल्ड द इनइलास्टिक लिमिट। जहां पर इलास्टिक रीजन खत्म हो जाता है वो पॉइंट इनइलास्टिक लिमिट कहलाता है। कैसे? जब हम स्प्रिंग को खींच रहे थे, अगर हम कम फोर्स लगा रहे थे तो जैसे ही हम छोड़ते थे वो अपनी प्रायर शेप को गेन कर लेती थी। बट हम जब ज्यादा फोर्स लगाने लगे, अब की बार हमने स्प्रिंग को ज्यादा डिस्प्लेस कर दिया, अब वो पहले जैसी शेप में तो नहीं आ पा रही है। तो वो पॉइंट जिस पर उसका इलास्टिक रीजन खत्म हो जाता है वो उसकी इनइलास्टिक लिमिट कहलाती है। द इनइलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट एट विच परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर्स। अब परमानेंट डिफॉर्मेशन अकर होने लगता है जैसे इनइलास्टिक लिमिट पर हम पहुंचते हैं, परमानेंट उसमें डिस्प्लेसमेंट डिफॉर्मेशन आने लगता है। वो अपनी इट विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप, वो अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में कभी नहीं लौटेगी। आफ्टर इट विल रीच टू इनइलास्टिक लिमिट। The inelastic limit is the point at which the deformation is no longer directly proportional to the applied force. अब इसके बाद क्या होगा? जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो जो फोर्स है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, यानी द वायलेशन ऑफ हुक्स लॉ। सो बेसिकली द हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द इनइलास्टिक लिमिट एंड नॉट बियॉन्ड दैट। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। सो फर्स्ट हम ले लेते हैं वन डायमेंशनल मॉडल, और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे मोनो एटॉमिक चेन की। मोनो एटॉमिक चेन से मेरा मतलब एक ही टाइप के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चेन बना रहे हैं, लंबी चेन। सो दैट इज मोनो एटॉमिक चेन। कंसिडर अ मोनो एटॉमिक चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम्स विद नियरेस्ट नेबर। Hooke's law type forces F equals to minus kx between the atoms. This is equivalent to a force spring model with masses m and spring constants k. ये मॉडल कैसा होगा? कुछ ऐसा जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है। These red colored atoms are situated, ये एक चेन जैसा बना रहे हैं, एक दूसरे से अटैच हैं, और स्प्रिंग के जो इनके बीच के जो बॉन्ड्स हैं उन्हें हम स्प्रिंग कंसीडर करें एज ए स्प्रिंग, ताकि हम हुक्स लॉ को कंसीडर कर सकें। हमने क्या किया? एक एटम को लेफ्ट से खींचा, राइट से खींचा, अगर यहां से इस तरफ ऐसे, तो इस एटम की वजह से ये एटम में भी डिस्प्लेसमेंट होगा, ये में भी होगा, इसमें सभी में होगा। अगर हम मान लेते हैं कि जो हमारा सेंटर एटम है वो ये है, ठीक है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ un, तो इसमें कितना हो गया? un+1। अगर हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तो un-1 कंसीडर करें, un-2, इधर जाएंगे तो un+1, un+2, un+3 एंड सो ऑन। सो कुछ ऐसा मॉडल हम ले रहे हैं। वी आर अज्यूमिंग दिस एज अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड वी विल अप्लाई हुक्स लॉ। ये जो A है
ये आप लैटिस कांस्टेंट मान लीजिए. बेसिकली दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स. नाउ so this is the simplest possible solid. Assume that the chain contains a very large number, means n tends to infinite, बहुत सारे number of atoms हैं. अब atoms with identical masses m, सभी का मास कितना है m. इनके बीच में जो atomic separation है वो है a. Assume that the atoms move only in a direction parallel to the chain. Assume that only nearest neighbor interact with each other. हमें ये भी मानना है कि खाली नियरेस्ट नेबरिंग जो एटम्स हैं वही एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. यानी इस सेंटर एटम का इंटरेक्शन इस एटम के साथ कंसीडर नहीं करेंगे, बल्कि हम इस एटम के साथ ही कंसीडर करेंगे. सो नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स के साथ हम जो है इंटरेक्शंस को कंसीडर कर रहे हैं. द फोर्सेज आर शॉर्ट रेंज्ड, क्योंकि हम शॉर्ट रेंज फोर्सेज की बात कर रहे हैं. सो बेसिकली दिस इज द नॉर्मल मोड. आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये x1 जो था ये एक एटम है जो डिस्प्लेस होने के बाद अपनी पोजीशन को यहाँ पे ले आया. सेम फॉर दिस एंड सो ऑन. सो बेसिकली दीज आर द नॉर्मल मोड्स ऑफ 1D मोनोटॉमिक चेन. सभी एटम सेम है क्योंकि ये मोनोटॉमिक चेन है, सभी का मास m है. नाउ अब हम इसका जो सॉल्यूशन या डेरिवेशन है वो हमारे अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे. बट मैं आपको कुछ थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि हमें करना कैसे है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो होगा आपका वो 1D और 1D मोनोएटॉमिक और 1D डायएटॉमिक लैटिस वाइब्रेशंस या लैटिस चेन्स के डेरिवेशंस के लिए होगा, जिसमें मैं आपको इनके डेरिवेशंस करके बताऊंगी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही शॉर्ट मेथड से आपको समझ में आएंगे. सो यहाँ पर मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी कि बेसिकली हमें करना क्या होता है. So we are considering a simplified system like this. Now हमें कंसीडर करना है only the effects of nearest neighboring atoms. हमें ये मानना है कि सिर्फ nearest neighbor are interacting. अब एटम 2 की वजह से एटम 1 पर इंटरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं. एटम 3 की वजह से एटम 2 पर इंटरेक्शन कंसीडर कर सकते हैं. बट 1 और 3 के बीच में कोई इंटरेक्शन कंसीडर हम नहीं करेंगे. बेसिकली अगर हम देखें तो एटम 2 की वजह से एटम 1 पर जो हम फोर्स लग रहा है उसकी बात करें अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, वे एक्स वॉज डिस्प्लेसमेंट ना. सो यहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है 2 की वजह से 1 पर. देखिए प्रायर जो थी इनकी सिचुएशन ये थी, आफ्टर डिस्प्लेसमेंट ये U2 और U1 पर आ गए. तो क्या हो गया फ्रेंड्स, U1 माइनस U2, U1 माइनस U2. दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट हियर. अगर आप 1 की वजह से 2 पर फोर्स कैलकुलेट करें F12 तो इट विल बी लाइक U2 माइनस U1, U2 माइनस U1. इसी तरह एटम 2 और एटम 3 को कंसीडर करेंगे तो F32 एंड F23. नाउ नेट फोर्सेस. अब देखिए एटम 1 पर सिर्फ एटम 2 की वजह से फोर्स लग रहा है, एटम 3 पर भी सिर्फ एटम 2 की वजह से फोर्स लग रहा है, बट एटम 2 पर दोनों की वजह से लग रहा है, एटम 1 की वजह से भी और एटम 3 की वजह से भी. तो ये F2 का जो है वो इस तरह का एक्सप्रेशन होगा. नेट फोर्सेज ऑन दीज एटम्स निकाल लिया. इसके बाद हम इन पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे. बेसिकली हमें करना क्या है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स हमने कर लिया. अब हमें पता है F इक्वल्स टू क्या होता है ma, तो इसकी जगह कर देंगे हम ma इक्वल्स टू माइनस के एक्स. सो बेसिकली इस तरह से हमारा जो डेरिवेशन है वो फर्दर प्रोसीड करेगा. ये डेरिवेशन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे और कुछ इस तरह की इक्वेशंस आएंगी और जब हम इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा. फ्रेंड्स आई विल गिव यू द सॉल्यूशन, डोंट वरी. अभी फिलहाल सिर्फ ब्रीफली हम इसको देख लेते हैं एक बार. नाउ जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 4c अपॉन m साइन स्क्वायर
Ka/2। यही फॉर्मूला हमारे काम का है इन 1D मोनोएटॉमिक लैटिस। बेसिकली ये फॉर्मूला आपको 3 केसेस देगा साइन के लिए, फॉर K 0, -π/a 2π/a एंड -2π/a 2π/a। जैसा कि आपको इस डायग्राम में शो हो रहा है, ये बेसिकली जो हमारा फर्स्ट यहां से यहां तक जो लिमिट बन रहा है -π/a टू +π/a, दिस इज आवर फर्स्ट ब्रिलविन जोन। ब्रिलविन जोन क्या है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में बताया है। आप एक बार ब्रिलविन जोन जरूर पढ़ लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखने से पहले, क्योंकि उसमें 1D मोनोएटॉमिक लैटिस की बात करूंगी तो मैं ब्रिलविन जोन भी बनाकर आपको बताऊंगी कि कैसे बन रहा है। तो आप एक बार ब्रिलविन जोन किसे कहते हैं ये देख लीजिएगा। नाउ -2π/a टू +2π/a की जब हम बात करेंगे तो दिस इज कंस्ट्रक्टिंग सेकेंड ब्रिलविन जोन। इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे हम इन्हें निकालते हैं, ये हम आगे देखेंगे। और 1D मोनोएटॉमिक चेन से हमारा जो डिस्पर्जन रिलेशन आता है वो कुछ ऐसा आता है। आप नोटिस करेंगे कि यहां पर कुछ स्ट्रेट लाइन के जैसा है, यानी यहां से लेकर यहां तक, एंड देन इट विल गो अप टू मैक्सिमम एंड देन इट इज डिक्रीजिंग। So this is the dispersion relation and this is our first Brillouin zone. Now हम एक बार बात कर लेते हैं briefly 1D lattice with diatomic basis। Diatomic basis में हमें क्या करना है, बेसिकली हम 2 एटम लेंगे, अलग अलग टाइप के एटम। जैसे अगर मैं बात करूं NaCl की, ठीक है, बेसिकली 2 एटम्स हैं, एक Na का है एक Cl का है, अलग अलग मास है इनके। तो लेट मी कंसीडर अ चेन ऑफ डायटम्स हैविंग मास m1 एंड m2। अब m1 बड़ा होगा या m2 बड़ा होगा, अलग अलग सिचुएशंस होंगी, अलग अलग केसेस होंगे, अलग अलग अप्रॉक्सीमेशन रिजल्ट्स आएंगे। इसको भी हम वैसे ही डेरिवेट करेंगे, हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे, देन न्यूटन सेकेंड लॉ, एंड देन जो हमारे पास फाइनली डिस्पर्जन रिलेशन आएगा दैट विल बी लाइक दिस। ये डेरिवेशन भी मैं आपको करके बताऊंगी, आपको समझ में आएगा कि ये डेरिवेशन आया कहां से। 1D डायटॉमिक लैटिस की सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है वो ये है कि यहां पर आपको 2 मोड्स मिलेंगे। फर्स्ट वन इज अकॉस्टिक मोड एंड द सेकेंड वन इज ऑप्टिकल मोड। अकॉस्टिक मोड और ऑप्टिकल मोड क्या है, कहां से आए, किस तरह से हम इन्हें सॉल्व करेंगे, ये हम आगे देखेंगे। बिकॉज ओमेगा स्क्वायर के 2 रूट्स आएंगे। द वन विल जनरेट ऑप्टिकल ब्रांच जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा, एंड द अदर वन विल जनरेट अकॉस्टिक ब्रांच जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा फ्रेंड्स। एंड दीज आर टू इजी टू अंडरस्टैंड, बहुत आसान है। जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं फ्रेंड्स, जो हमने 1D मोनोएटॉमिक में देखा उससे बिल्कुल अलग। आप देखिए यहां से यहां तक जो है हमारा फर्स्ट ब्रिलविन जोन। अब इसमें दोनों मोड्स हैं, ये अकॉस्टिक मोड है एंड ये हमारा ऑप्टिकल मोड है, और इन दोनों के बीच में जो गैप है दैट इज गैप इन अलाउड फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, ये इनके बीच में गैप है। ये गैप कैसे जनरेट होता है ये हम जब डेरिवेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। सो बेसिकली दीज आर दी डायटोमिक चेन सॉल्यूशंस। If we are assuming m1 greater than m2, the optic mode becomes omega plus square tends to 2k by m2 and the acoustic mode becomes omega minus square tends to 2k upon m1। ये आपको यहाँ पर इस डायग्राम में शो भी हो रहा है कि where is the acoustic branch and where is the optic branch। So basically this is the brief idea and logic behind the lattice vibrations, and we will study 2 types of examples, 1D monoatomic lattice and 1D diatomic lattice in further classes. So this was all for today. Thank you for watching. Like, subscribe and share to your friends. Keep working hard, stay home, stay safe. Thank you.